Hello everyone, my name is Garvesh Sharma and today we are going to discuss about DNA protein interactions. So, let us start with the introduction. सबसे पहले डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शंस के बारे में हमें 19th सेंचुरी में पता लगा एंड देन सो ऑन रिसर्चेस होती गई डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शंस के बारे में और रिसर्चेस सामने आती गई। अगर हम एक ऊपर से या फिर एक मोटे तौर पे बात करें तो डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा दो प्रोसेसेस दैट इज़ रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन में देखने को मिलती है। यहाँ पर जो इनके एंजाइम्स इस रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं, जो फैक्टर्स जो कि इसको इन रिएक्शंस को रेगुलेट करते हैं, ये डायरेक्टली डीएनए के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, प्रोटीन डीएनए इंटरेक्शन में ना अगर हम देखा जाए तो एक प्रोटीन डीएनए के जो डीएनए इज बेसिकली मेड अप ऑफ three fundamental components, that is phosphate groups, that is base nitrogen bases, and third one is sugar. So DNA is so protein is basically interacting with all these three units or in either of these three units. Okay, DBP, that is known as DNA binding protein. So let us start with an example. In case of transcription, when there is a separation of two strands of the DNA, so that each strands of the DNA get transcribed into an mRNA. But in order to stabilize that single stranded DNA binding protein binds to these single stranded DNAs, so that there is, in order to prevent its complementary its base pairing with that complementary DNA. सो यहाँ पे डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन का क्या काम था कि वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पे बाइंड करेगा ताकि वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ में आगे बाइंड अप ना कर पाए, जिससे कि एक सक्सेसफुली ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस टेक्स प्लेस कर सके। डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन जो होते हैं मेनली अगर हम बात करें तो ये फैक्टर्स हो सकते हैं, ये आपके जनरली एंजाइम्स हो सकते हैं, ये आपके एनहांसर्स हो सकते हैं, सैलेंसर्स हो सकते हैं, जो कि इन प्रोसेसेस में मदद करते हैं इस प्रोसेस को कैटेलाइज करने में फास्टर रेट्स पर। अगर हम पूरे ह्यूमन जीनोम के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट 10% ऑफ द प्रोटीन कोडिंग जीन्स इन यूकैरियोटिक जीनोम्स एंड इन यूकैरियोटिक जीनोम्स कोड्स फॉर द डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स। जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल में दिखाया गया है कि एक डीवीपी प्रोटीन चेन बेसिकली 85 डीएनए के साथ में किस तरीके से बाइंड करती है। ओके, अगर हम डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शंस के फंक्शंस के बारे में बात करें तो जैसे मैंने बताया कि डीएनए रेप्लिकेशन में, डीएनए रिकॉम्बिनेशन में, ट्रांसक्रिप्शन में, डीएनए रिपेयर में, इन सब में डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शंस होती है। एक सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन आता है डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शंस के बारे में, दैट इज पैकेजिंग ऑफ द डीएनए। We all know in cases of the eukaryotic genome, nucleosome is a structure that are a kind of a protein DNA complex in which basically nucleosome is wrapped around the DNA is wrapped around the nucleosome. So in case of the basic histone protein, हम जानते हैं कि DNA negatively charged है, so histone basic positively charged होते हैं, rich in basic amino acids such as arginine and lysine, so that कि तो इससे एक नेट चार्ज न्यूट्रलाइज होता है और एक स्टेबल ह्यूमन जीनोम पैकेजिंग टेक्स प्लेस करती है। ठीक है, बैक्टीरियाज के अंदर में भी बेसिकली आपके हिस्टोन प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं डीएनए पैकेजिंग के अंदर में, बट देयर आर नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। मतलब कहने का ये है मतलब है कि बैक्टीरिया के अंदर में भी बेसिक प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं डीएनए के अंदर पैकेजिंग के अंदर में, बट दे आर नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन नहीं होते, कोई दूसरा होता है। इन केसेस ऑफ द वायरल जीनोम ऑल्सो पैकेजिंग ऑफ द डीएनए और आरएनए occurs कि आपका वो कैप्सिड्स बेसिकली उनके अंदर जो ये आपका जीनोम होता है वो wrapped होता है, and that is known, and the subunit is known as capsomeres. So capsomeres here is also interacting with that DNA and RNA genome. ठीक है, in cases of the and this type of the interactions is varied between from the viruses to viruses. In case of helical TMV, that is Tobac mosaic virus, specific types of reactions occur between the DNA and a protein, and in case of other viruses there is a non-specific kinds of interaction, so it vary from viruses to viruses. Okay, now let us talk about the फोर्सेस बिटवीन द डीएनए एंड प्रोटीन। सो जब एक डीएनए एंड प्रोटीन इंटरेक्ट करते हैं तो कई तरीके की इंटरेक्शंस वहाँ पे टेक्स प्लेस कर रही होती है, कई तरीके की बॉन्ड फॉर्मेशन वहाँ पे चल रही होती है। मेजरली अगर हम बात करें तो देयर इज अ 4 काइंड्स ऑफ फोर्सेस दैट्स इन्वॉल्व बिटवीन अ डीएनए एंड अ प्रोटीन।
फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. सो अगर हम बात करते हैं इन प्रोटीन डीएनए कॉम्प्लेक्सेस के बीच में, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दे अकर बिटवीन द आयोनाइज्ड फॉस्फेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स and with the ammonium group of lysine, guanidinium group of arginine and protonated imidazole of histidine. So basically these electrostatic or this ionic electrostatic forces takes place between the ionized phosphates of nucleic acid either with the ammonium group of lysine and with the guanidinium group of arginine. सेकेंड काइंड ऑफ अ फोर्स इज नोन एज डाईपोलर फोर्स. डाईपोलर फोर्सेज जो कि मेनली हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं. सो हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होते हैं वो प्रोटीन के कार्बोनाइल एंड प्रोटीन के अमाइड, प्रोटीन के कार्बोनाइल और अमाइड्स मिलके बनाते हैं विद द बैकबोन्स ऑफ डीएनए दैट इज शुगर फॉस्फेट एंड विद दैट शुगर फॉस्फेट ऑक्सीजन्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड और डीएनए. Third kind, and these hydrogen bonds are basically very important in establishing the sequence specific interactions. These kinds of interactions ये क्या होती हैं, ये हम इसके बारे में आगे बात करते हैं. थर्ड तरीके की जो सबसे वन ऑफ द मेजर फोर्स है दैट इज नोन एज एंट्रोपिक फोर्स. एंट्रोपिक फोर्स एक टाइप का हाइड्रोफोबिक इफेक्ट है. सी अगर एक स्टेबल प्रोटीन डीएनए इंटरेक्शन होनी है तो जितने भी अननेसेसरी वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनको वहाँ पे रिमूव करना है. So that kind of molecules are removed or they are removed so that a stable protein DNA interactions takes place, and this kind of effect is done by hydrophobic effect. Now the fourth force is dispersion forces. So अगर एक डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शंस के दौरान पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी. अगर देखा जाए कि डीएनए के केसेस में हम जानते हैं कि बेस स्टैकिंग एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिनोमेना होता है जिसकी मदद से वो स्टेबल रहता है. सो इन केसेस ऑफ अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए डिस्पर्जन फोर्सेस जो होती हैं दीज आर इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर बाय बेस स्टैकिंग. बट इन केसेस ऑफ द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए दिस ऑल्सो हेल्प इन बाइंडिंग द प्रोटीन्स बिकॉज एरोमेटिक साइड चेन्स कैन इंटरकैलकेट between the basis of a single strand DNA. आसान भाषा में बोले तो इन केसेस ऑफ अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो बेस स्टैकिंग है वो बेसिकली डीएनए के स्ट्रक्चर को मेंटेन करती है. बट इन केसेस ऑफ अ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो एरोमेटिक साइड चेन्स होती हैं वो इन बेस स्टैकिंग्स के बीच में घुस जाती है. प्रोटीन्स की जो एरोमेटिक साइड चेन है वो इन बेस स्टैकिंग के ऐसे बीच में इंटरकैलकेट करती है सो दैट अ स्टेबल इंटरेक्शन बिटवीन द प्रोटीन एंड द न्यूक्लिक एसिड्स कैन बी अकर्ड. दैट इज एज शोन इन द एग्जाम्पल कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स और डाईपोलर फोर्सेस इंटरेक्ट किस तरीके से दो बेस पेयर्स के बीच में हो रही हैं या फिर बेसिकली आपके अल्कोहल और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रही है. एंड द सेकंड पिक्चर शोज द हाइड्रोफोबिक इफेक्ट दैट इज द अननेसेसरी वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड एट द साइट ऑफ इंटरेक्शन सो दैट एन इफेक्टिव इंटरेक्शन टेक्स प्लेस. ओके, सो टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस. One type is sequence specific, another type is non-sequence specific. So in sequence specific जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है ना वो इस पूरी प्रोसेस को ड्राइव करेगा. अफेक्ट होगा कि मतलब जाहिर सी बात है कि जिस तरीके का सीक्वेंस होगा न्यूक्लियोटाइड्स का वो अफेक्ट करेगा इस पूरी तरीके की इंटरेक्शन को. बट इन केस ऑफ अ नॉन सीक्वेंस स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स मैटर नहीं करता. एग्जाम्पल की अगर हम बात करें स्पेसिफिक रिएक्शंस के बारे में सो हम देखते हैं ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स की या फिर प्रमोटर रीजन्स की जो कि बेसिकली एक स्पेशल स्ट्रेच और एक स्पेशल सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड को पहचानते हैं. देन दे बाइंड विद देयर एंड एक्सर्ट्स इट्स इफेक्ट. बट इन केसेस ऑफ अ नॉन सीक्वेंस स्पेसिफिक जो अगर हम बात करें तो दैट इज अ डीएनए पैकेजिंग जहाँ पर किसी तरीके के कोई सीक्वेंस मैटर नहीं करता. यहाँ पर सिंपल एक डीएनए आपका हिस्टोन प्रोटीन्स के अराउंड रैप्टेड है एंड बोथ दीज डीएनएस आर कनेक्टेड विद अ लिंकर डीएनए जैसे हमने पीछे बात करी. सो दीज काइंड्स ऑफ इंटरेक्शंस आर नॉन सीक्वेंस स्पेसिफिक. So let us start with the non-sequence specific interactions. In case that first type of single stranded DNA binding protein, जैसा मैंने पहले बताया कि अगर हम बात करें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन जो कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए से बाइंड करते हैं. अगर हम जैसे कि हम ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेसेस में देखते हैं once the DNA is once a double stranded is cleaved into a single stranded there is a this protein is bind there so that the further complementary base pairing is prevented and the structures get stabilized. ठीक है. और अभी हमने पीछे स्लाइड्स में यहाँ पे ये भी पढ़ा कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर में जो बेस स्टैकिंग होती है उसके बीच में प्रोटीन और न्यूक्लिक प्रोटीन्स की जो एक साइड एरोमेटिक साइड चेन्स है वो इंटरकैलकेट कर जाती है सो दैट अ स्टेबल डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शंस टेक्स प्लेस. ठीक है. सो अदर टाइप इज नॉन सीक्वेंस स्पेसिफिक न्यूक्लियेसेस.
हम जानते हैं कि जनरली कुछ तरीके के ऐसे न्यूक्लियसेस होते हैं जो कि बेसिकली डीएनए सीक्वेंसेस को नॉन की मतलब वो कट करते हैं एट at non-specifically it produces either blunt ends and or maybe cohesive ends also. ठीक है, so one of the two of the non-sequence specific nucleases are RNAs and DNAs. RNAs और DNAs दोनों ही RNAs और कट करने का काम करते हैं, जैसे RNAs RNA को करेगा, DNAs DNA को करेगा. ठीक है, अगर बात करें दोनों की वर्किंग मैकेनिज्म डिफरेंट है. डीएनए जो होता है वो फॉस्फोएस्टर लिंकेजेस को पहचान के कट करता है. आरएनए जो होता है वो बेसिकली सेकंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप लिंकेजेस को यूज़ करता है. ठीक है, इन केसेस ऑफ डीएनए और दोनों की रिएक्टिविटी अलग है. जैसे कि डीएनएस 1 के केसेस के अंदर में डीएनएस 1 के केसेस में जो जीसी ट्रैक्ट्स हैं वो ईजिली कट हो जाते हैं एज कम्पेयर टू द एटी ट्रैक्ट्स. ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि जीसी ट्रैक्ट्स के जो कैटालिटिक लूप होता है ना, वो बेसिकली जीसी ट्रैक्ट्स के जो जीसी ट्रैक्ट्स जो के अंदर में जो माइनर ग्रूव्स होते हैं ना, वो थोड़े से वाइडर होते हैं, वो थोड़े से चौड़े होते हैं, जो कि उसके डीएनए के कैटालिटिक लूप में इजीली फिट हो जाते हैं. सो दैट द जीसी ट्रैक्ट्स आर कट्स much accordingly and much better as compared to the AT tracks. In case of RNAs ये सीक्वेंस स्पेसिफिक जैसे हमने बताया कि नहीं होता है. ऐसा इस वजह से है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक्टिव बेस से ही रिएक्ट करता है. नॉन एक्टिव साइट्स पे जहाँ पे डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन टेक प्लेस कर रही है वहाँ पे ही रिएक्ट करेगा. ओके, एंड अदर टाइप इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड पॉलीमरेजेस. सो देयर अगर हम बात करें कि देयर आर 4 काइंड्स ऑफ पॉलीमरेजेस जो कि बेसिकली डीएनए डिपेंडेंट है, आरएनए डिपेंडेंट. जैसे कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंड आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. दीज आर 4 टाइप ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड पॉलीमरेजेस. जैसे मैंने बोला है कि दीज आर एंजाइम्स एंड एंजाइम्स आर आल्सो प्रोटीन्स. सो दीज आल्सो इंटरेक्टेड विद द डीएनए. ठीक है, ओके. स्पेसिफिक इंटरेक्शंस के बारे में अगर हम बात करें तो जनरली ज़्यादातर ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स ही होते हैं. वो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स और प्रमोटर्स जो कि इस स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई करते हैं, देन दे अटैच देयर एंड एक्सर्ट देयर इफेक्ट. देयर आर 4 काइंड्स जनरली: हेलिक्स, लूप हेलिक्स, ल्यूसिन जिपर, जिंक फिंगर मोटिफ, हेलिक्स टर्न हेलिक्स. याद रखना, अगर हम बात करते हैं इन केस ऑफ हेलिक्स, लूप हेलिक्स, प्रोटीन मोटिफ, सबसे जनरल और सबसे पहला आइडेंटिफाइड डोमेन और सबसे पहला जनरल और सबसे पहला आइडेंटिफाइड मोटिव यही है. सबसे ज़्यादा अकरिंग डीएनए प्रोटीन मोटिफ है ये, जो कि मेजरली डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स के अंदर में देखने को मिलता है. हेलिक्स टर्न टर्मिनल हेलिक्स के अंदर में अगर हम, और ये यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में देखने को मिलता है. अगर हम हेलिक्स टर्न हेलिक्स के बारे में बात करें तो इसमें एक रिकॉग्निशन हेलिक्स होता है, जो कि इसे सी टर्मिनल हेलिक्स जो इसका है उसको हम रिकॉग्निशन हेलिक्स कहते हैं, बिकॉज इट फिट्स इनटू द मेजर ग्रूव ऑफ द डीएनए. एंड इसके अंदर में एक अमीनो एसिड साइड चेन होती है विच बेसिकली आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस. जैसे मैंने बोला कि हर प्रोटीन के अंदर में हेलिक्स टर्न की मेजरली डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स के अंदर में हेलिक्स टर्न हेलिक्स प्रोटीन है. ठीक है, और मोटिफ है. ठीक है, अगर देखा जाए तो जो इसकी अमीनो एसिड साइड चेन्स होती हैं वो प्रोटीन टू प्रोटीन वेराई करती है. कोई प्रोटीन कोई एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को बाइंड करेगा. सो उस डीएनए सीक्वेंसेस को पहचानने के लिए और उस डीएनए सीक्वेंस को पहचानने का काम जो करते हैं, दैट इज दिस अमीनो एसिड साइड चेन्स. दिस इज द फिगर here shown. जो ग्रीन है दैट इज द अल्फा हेलिसेस एंड एक अमीनो एसिड सीक्वेंसेस एक टर्न सी फॉर्मेशन भी यहाँ पे कर रहे हैं, दैट इज हेलिक्स टर्न हेलिक्स. ओके, second one is zinc finger protein motifs. Zinc finger protein motifs also it takes participate in DNA replication, transcriptional regulation, DNA repair also. और यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक इसके अंदर में 2 सिस्टीन्स और 2 हिस्टिडीन्स एक स्पेसिफिक लोकेशंस पे मौजूद होते हैं इन अ पॉलीपेप्टाइड, एंड these two are cross linked with the help of a zinc. Okay, leucine zipper motif. As we all know DNA is double stranded. So ये वहाँ पे काम करता है कि अगर आपके कोई प्रोटीन है उसको डीएनए के साथ इंटरेक्ट करना है तो इट मस्ट बी डाइमराइज. सो दैट प्रोटीन इज डाइमराइज विद द हेल्प ऑफ अ ल्यूसिन जिपर प्रोटीन. यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पे 2 अल्फा हेलिसेस होते हैं जिसके हर एक टर्न पे ल्यूसिन मौजूद होता है, एंड ये ल्यूसिन्स की मदद से ही these the whole
protein, whole DNA binding proteins get dimerized and interact efficiently with the DNA. लास्ट वन इज हेलिक्स लूप हेलिक्स. देखो सबसे पहले हमने पढ़ा हेलिक्स टर्न हेलिक्स, अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं हेलिक्स लूप हेलिक्स, which is different. In helix loop helix, it is also basically help the protein to dimerize so that it efficiently or with it interact with equally with the both strands of the DNA. यहाँ पर भी अल्फा हेलिसेस होते हैं जो कि बेसिकली एक दूसरे से डायमराइज करने में मदद करती है, एंड इट इज़ बेसिक बाय यूजिंग एन एडजेसेंट बेसिक अमाइनो एसिड साइड चेन्स सच एज आर्जिनिन, लाइसिन एटसेट्रा. ओके, सो नाउ हेयर इज डिटेक्शन मेथड्स. अगर हम डिटेक्शन मेथड्स के बारे में बात करें तो देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ डिटेक्शन मेथड्स, एंड if according to me all these methods are basically depend upon the information about the DNA and protein interaction. जिस DNA और जिस प्रोटीन्स की इंटरेक्शंस हमें स्टडी करनी है, उन DNA और उन प्रोटीन्स के बारे में हमें सब कुछ, उनके सीक्वेंसेस, उनकी लोकेशंस के बारे में पता होना चाहिए. एंड सेकेंड, अगर मैं देखूँ तो मोस्ट ऑफ द मेथड्स आर बेसिकली डिपेंड अपॉन द इम्यूनो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, कि एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस होंगे एंड इट लीड्स टू द प्रेसिपिटेशन एंड देन वी आर गोइंग टू स्टडी इट. सो सबसे पहला आता है क्रोमेटिन इम्यूनो प्रेसिपिटेशन एसे, इसे हम चिप एसे के नाम से भी बोलते हैं. इसके अंदर में एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है जिसमें सबसे पहले होता क्या है कि जिस टारगेटेड डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शंस को स्टडी करना है, उनकी इंटरेक्शंस को स्टेबलाइज करा जाता है बाय यूजिंग अ फॉर्मेल्डिहाइड, सो दैट दिस इंटरेक्शंस इज स्टेबलाइज्ड. नाउ द सेकंड थिंग इज दैट कि आप क्या करते हो कि उस टारगेट प्रोटीन्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाते हो, and that antibody is basically attaching with that protein and a kind of a immunoprecipitation reaction occurs. फिर उसके बाद में जो प्रोटीन्स बाइंड नहीं करेंगे, it is washed away and then it is separated by using the gel electrophoresis or by using the polyacrylamide gel electrophoresis, any method. जैसे हमने यहाँ पे देखा कि सबसे पहले सेल्स बेसिकली लाइज करे गए एंड आपका जो टारगेट डीएनए प्रोटीन सीक्वेंसेस हमें पता होगा. नाउ द एंटीबॉडी इज बाइंडेड विद दैट. जो बाकी एंटीबॉडीज थी वो इम्यूनो प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस करा, जो बाकी वो क्लीव आउट हो गए टारगेट डीएनए एंड प्रोटीन, एंड देन अब उसके बाद में क्या हुआ कि आपने एंटीबॉडी को बेसिकली उस डीएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के साथ अलग करा, एंड देन इट इज़ बेसिकली purified by using the gel electrophoresis, and then it is amplified by using a PCR, and then the DNA protein analysis takes place. Second type is DNA electrophoretic mobility shift assay, EMSA के नाम से भी इसको बोलते हैं. जितना खतरनाक नाम है उतना खतरनाक इस टेक्निक का है. बहुत ही सिंपल फंडा है. देखो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर का प्रिंसिपल क्या है कि जितना ज़्यादा छोटा बैंड होगा या जितना ज़्यादा कम मॉलिक्यूलर वेट का बैंड होगा वो उतना ही ज़्यादा जल्दी माइग्रेट करेगा एज कम्पेयर टू अ हैवी वन. ठीक है. इन दिस टेक्निक होता क्या है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अपने प्रोटीन डीएनए को सेल लाइसेट करते हैं, एंड सेल लाइसेट करने के बाद में दी सेल लाइसेट इज रन ओवर अ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. तो जो भी फ्री प्रोटीन होगा वो ज़्यादा जल्दी माइग्रेट कर जाएगा एज कम्पेयर टू द प्रोटीन डीएनए कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ इट्स हैवी नेचर, एंड इट इज़ क्लियरली शोन गोइंग टू शोन देयर. ठीक है. इस तरीके को क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन डीएनए की माइग्रेशन बेसिकली रिटार्ड हो रही है तो इसको हम जेल रिटार्डेशन ऐसे भी बोलते हैं. इस प्रोटीन माइग्रेशन की रिटार्डेशन को हम और भी ज़्यादा रिटार्ड कर सकते हैं बाय यूजिंग एन एंटीबॉडी, कि उस टारगेटेड प्रोटीन्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना दो, एंड देन दिस एंटीबॉडी प्रोटीन एंड डीएनए ट्राइमेरिक कॉम्प्लेक्स बेसिकली डीएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के मुकाबले और ज़्यादा रिटार्ड करेगा, एंड इट इज़ नोन एज सुपर शिफ्ट. देखो यहाँ पे जहाँ पे दिख रहा है कि अगर आपका जो फ्री प्रोब है वो दिखाया जा रहा है, शिफ्ट दिखाया जा रहा है जो कि आपके ये दो ब्लैक कलर्स के बैंड नज़र आ रहे हैं, एंड सुपर शिफ्ट जहाँ पे एक आपकी एंटीबॉडी और डीएनए और प्रोटीन अलग. तो देख सकते हैं कि नॉर्मल जो डीएनए है वो बेसिकली आपका सबसे नीचे फ्री डीएनए माइग्रेट कर गया, उसके जो ठीक ऊपर जो जहाँ पे शिफ्ट आ रहा है वहाँ पर बेसिकली आपके सेकेंड डीएनए है जो कि आपका डीएनए एंड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, एंड जो सुपर शिफ्ट है वहाँ पे आपका डीएनए प्रोटीन एंड एंटीबॉडी है. Okay, third one is DNA pull down assay. DNA pull down assay, it is also a very simple technique.
इसमें सबसे पहले होता क्या है कि आपको टारगेट डीएनए प्रोटीन्स के बारे में पता होना चाहिए. नाउ द सेकंड थिंग इज दैट कि वी आर टेकिंग अ डीएनए प्रोब एंड दैट डीएनए प्रोब इज लेबल्ड विद अ हाई अफिनिटी टैग सच एज बायोटिन और हिस्टिडीन, such as biotin or histidine. Now, this DNA probe is basically complexed with a protein from a cell lysate in a reaction similar to that used in EMSA and then used to purify the complex using agarose or magnetic beads. समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि हमने डीएनए प्रोब को बेसिकली बायोटिन और हिस्टिडीन जैसे टैग से टैग कर दिया. नाउ दिस डीएनए प्रोटीन विल मेक अ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग विद द टारगेटेड प्रोटीन and this whole complex is eluted and that targeted protein is then eluted from DNA probe and it is studied by using the Western blot or by the mass spectrometry. इसका ऑल्टरनेटिव केस भी हो सकता है कि यहाँ पर आप डीएनए प्रोब को टैग ना करके आप एक प्रोटीन ले लें एंड देन प्रोटीन इज बेसिकली टैग्ड एंड जो यहाँ पे सैंपल आएगा वो आपका अननोन डीएनए आएगा. देखो समझने वाली बात है, जब आप डीएनए प्रोब को टैग करोगे तो जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी वो प्रोटीन के साथ होगी एंड दैट प्रोटीन इज स्टडीड बाय यूजिंग अ वेस्टर्न ब्लॉटिंग. ठीक है. एंड जब आप प्रोटीन्स के साथ में प्रोब को प्रोटीन्स के साथ में टैग को ऐड करोगे दैट प्रोटीन इज मेक अ बेस पेयरिंग विद द DNA and that unknown DNA is studied by using a southern blot or through the PCR analysis. यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे हमने एक आपका अफिनिटी टैग यूज़ करा है दैट इज़ यूज्ड बाय ग्लूटाथायोन और कोबाल्चिलेट एंड स्ट्रेप्टाविडिन और यहाँ पे फ्यूजन टैग है जो कि आपका हिस्टिडीन और बायोटिन कुछ भी हो सकता है. नाउ द रिपोर्टर एसे के बारे में अगर हम बात करें तो इट इज़ ऑल्सो अ वेरी सिंपल टेक्निक बट यहाँ पे जो हम अगर हम पहचान पाते हैं तो हम यहाँ पे ये पहचान पाते हैं कि जो हमारा टारगेटेड डीएनए है वो आगे का प्रोटीन बनाने वाला है उस प्रोटीन की स्टडी ज़्यादा अच्छी तरीके से यहाँ पे हो पाती है. रिपोर्टर जो जीन होता है जहाँ पे हमने वर्ड यूज़ करा रिपोर्टर जीन फ्यूज्ड होता है विद द प्रमोटर of that DNA, promoter sequences of that DNA along with the polymerizing enzyme and also along with the signaling molecule. सिग्नलिंग कुछ भी हो सकती है जैसे कि एल्कलाइन फॉस्फेट हो सकता है, ल्यूसीफरेज हो सकता है, कोई भी सिग्नलिंग हो सकती है. अगर हम इसका पिक्चर दिखाएं तो ज़्यादा बेटर क्लियर होगा. देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका जो एक टारगेट डीएनए का प्रमोटर सीक्वेंस है अलॉन्ग विद द पॉलीमराइजिंग एंजाइम एंड अलॉन्ग विद द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल ल्यूसीफरेज. नाउ ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस करेगी, एमआरएनए बन जाएगा और एक ल्यूसीफरेज बन जाएगा अलॉन्ग विद द पॉली ए टेल जो कि आपकी डीएनए में दैट इनकॉर्पोरेट कर दी गई है. आफ्टर द ट्रांसलेशन प्रोटीन बन जाएगा एंड दैट प्रोटीन इज कनेक्टेड विद द ल्यूसीफरेज एंजाइम एंड दैट ल्यूसीफरेज एंजाइम को जब आप सबस्ट्रेट दे दोगे तो इट प्रोड्यूसेस अ लाइट एंड एक प्रमोटर एक्टिविटी के बारे में हमें पता लग जाएगा. नाउ द second last technique is known as DNA footprinting. It is this technique is basically based upon the cleavage of restriction endonucleases. होगा क्या कि अगर हम बात करें तो डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शंस हैं और ये जो डीएनए फुटप्रिंटिंग है ये मेजरली सीक्वेंस बेस्ड स्पेसिफिक इंटरेक्शंस को स्टडी करने के लिए ही बनाया जाता है. इस कंडीशन में होता क्या है कि अगर हम सपोज करें कोई प्रोटीन है वो एक सीक्वेंस को पहचानेगा और उस सीक्वेंस को बेसिकली बाइंड करेंगे डीएनए के साथ में. नाउ अब जब हम उसके अंदर में एंडोन्यूक्लियस डालेंगे तो दैट एंडोन्यूक्लियस cuts the whole DNA into fragments except at that site where the protein is bind, so that the protein at that sequence of DNA is prevented from cutting. एंड जब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस इसका करेंगे तो वो हमें साफ नज़र आ जाएगा. जैसे कि अगर हम इस फिगर में देखें तो आपका कंट्रोल दे रखा है, डीएनए लैडर दे रखे हैं, डीएनए प्लस प्रोटीन है. तो देखोगे अगर आप कि प्रोटीन डीएनए के कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस पे जाकर बाइंड हो गया है एंड दैट प्रोटीन जब हमने फिर इसको ट्रीट करा विद द फ्री रेडिकल OH के साथ में और हमने एंडोन्यूक्लियस करा तो वो पूरा फ्रेगमेंट कट हुआ, लेकिन एक्सेप्ट एट द डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन जो कि आपके एब्सेंस के रूप में जो डीएनए प्रोटीन में आपको जो लैडर एब्सेंट दिख रहे हैं वो क्या है, वो दैट डीएनए सीक्वेंस विच इज बाइंडेड विद द प्रोटीन. Now the last one technique is microplate capture and detection assay. It is just like ELISA. इसके अंदर में होता क्या है कि सबसे पहले हम बेसिकली डीएनए प्रोब लेते हैं जो कि
इसको इमोबिलाइज करते हैं बाय यूजिंग अ सर्टेन काइंड ऑफ अ टैग्स, जैसे हमें स्ट्रेप्टोएबिडिन से हमने यहाँ पे यूज़ करा है. सो अ डीएनए प्रोब इज इमोबिलाइज्ड ऑन द सरफेस ऑफ 96 to 384 माइक्रोप्लेट्स कोटेड विद दिस स्ट्रेप्टोएबिडिन. ठीक है. नाउ अब हम पूरा सेल एक्सट्रैक्ट बेसिकली माइक्रोप्लेट के ऊपर में छोड़ देते हैं. सो एक इंटरेक्शन टेक्स प्लेस करेगी बिटवीन द डीएनए एंड द प्रोटीन. सो जो बाकी के नॉन स्पेसिफिक बाउंड प्रोटीन्स थे वो बेसिकली रिमूव्ड कर दिए जाते हैं कई बार वॉश करके. एंड दैट प्रोटीन इज डिटेक्टेड, जो कि आपका अनवॉश्ड होगा, वो डीएनए के साथ में प्रोटीन अटैच रह जाएगा. एंड दिस टेक्निक इज हाईली एफिशिएंट, इवन द 0.2 पिकोग्राम जैसी छोटी क्वांटिटी को भी डिटेक्ट कर सकते हैं. थैंक्स.